मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है, तो कभी कभी जगह बदल लेनी चाहिए और कभी कभी जरा हिलना जुलना भी चाहिए, ये बड़ा बिल्कुल जरूरी ऐसा होता ही है। गुड मॉर्निंग एंड राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआई उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। नाश्ता आपने किया है? नाश्ता मैंने नहीं किया अभी बिकॉज Okay. मुझे लगता है कि मेरे लिए इट्स टू अर्ली और मैं थोड़ा सा ठहर के, बट 12 से पहले पहले मतलब आई लीड समथिंग। 12 से पहले पहले यू लीड समथिंग? हाँ, मतलब नाश्ता यही होता है यार, 10 11 9 10 11 इसी तरह होता है। इतना नहीं, बस 9 से पहले पहले कर लेना चाहिए अच्छा, वो नाश्ता। डिपेंड्स कि आपका पूरे दिन की रूटीन किस तरीके से होती है। अब ऐसा नहीं कि आपने 11 बजे खाया और आप 1 बजे दोबारा खाना शुरू हो गए कि आपका लंच का टाइम हो गया। सो ऑब्वियसली हर एक अपने लिहाज से अपने पोर्शंस को सेट करता है। वो जाहिर है 11 बजे खाएंगे तो फिर हम 1 बजे तो 9 10 11 12 लेकिन नहीं शुएब, कुछ लोगों ने अपना बिल्कुल टाइम मुकर्रर किया हुआ होता अच्छी बात है कि उन्होंने अरे कैसी अच्छी बात है, अगर 11 बजे आप लेट उठे, आपने नाश्ता किया है तो 1 या 2 बजे आपको लंच नहीं करना, बिकॉज वो ऑलरेडी एक हैवी नाश्ता, एक मील है। मुकर्रर कैसे किया उन्होंने? मुकर्रर किया हुआ है कि टाइम जो लंच है ना, अगर वो अच्छा, लंच का टाइम है, लंच के टाइम की बात नहीं करूँ ना कि लंच का टाइम अगर इतने बजे है तो मुझे इतने बजे ही लंच करना है, नो मैटर व्हाट। पेट में जगह है नहीं है, बस सारे मील्स मुकर्रर करें ना, फिर ब्रेकफास्ट भी मुकर्रर करें। एग्जैक्टली। तो अपने मील्स में गैप देना आई बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक 5 घंटे का कम से कम या 6 घंटे का, मुझे लगता है कि एक गैप होना चाहिए ताकि आपके स्टमक को भी रेस्ट मिल सके। एब्सोल्युटली, एक तो गैप और दूसरा है कि आप क्या खा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। कितना खा रहे हैं ये भी मैटर करता है, और उस खाने के दौरान आपकी एक्टिविटीज कितनी है ये भी मैटर करता है। एक्टिविटीज ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मामला है, हम अक्सर इसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं, और आजकल तो वैसे भी बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बात भी हो रही होती है कि बच्चे खेल कूद की तरफ नहीं जा रहे, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ कि मेंटल एक्टिविटीज भी नहीं हो रही। वो जिस तरह से बस फोन के साथ एडिक्टेड हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह की खुराक है, तो वाकई थोड़ा सा एक्टिव करने की जरूरत है। तो आज दो बातें हम कर लेते हैं। पहली बात, फिजिकल एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, ऑफ कोर्स सबके लिए, और दूसरा मेंटल एक्टिविटीज भी। जैसे सबीन, हमने एक कोशिश स्टार्ट की पिछले कुछ दिनों से, एक किताब में लेकर आया हूँ, उसमें डिफरेंट रिडल्स हैं, डिफरेंट अंदाज से वो रिडल्स होती हैं। अच्छा। सो वो मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, और उसमें ये कि माइंड थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहा होता है, सोचना पड़ता है उनको, अच्छा अब क्या होगा, किस तरह से उनके उसको क्रिटिकल फिक्स करना है। थिंकिंग जो स्किल्स हैं बेसिकली वो डेवलप होती हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आजकल नोट किया है, मैं ये नोट करती हूँ, आप किसी की पेरेंटिंग को जज नहीं कर सकते, बट स्टिल जहाँ पर आपको नज़र आता है कि गैप से इनको फिल होने की ज़रूरत है तो उस पर आप बात ज़रूर करें। मैंने देखा कि हमारा फोकस ना सिर्फ अंग्रेजी पे होता है। हमारा बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है, हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अच्छा यार वो अंग्रेजी बोल रहा है, वो उस महफिल में था वो अंग्रेजी में फर बात कर रहा था, वो मार्केट में गया वो अंग्रेजी में फर बात कर रहा था। इट्स अ लैंग्वेज, इट्स गुड कि आपका बच्चा इंग्लिश में बात कर लेता है, इट्स फाइन, कम्युनिकेशन के लिए इट्स गुड। बट अदरवाइज जब आप उस बच्चे से जनरली कोई बात करेंगे, उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा, बेसिक नॉलेज उसके पास नहीं होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई हुई, आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया हुआ कुछ और, क्योंकि आपका फोकस ये था कि हमारा बच्चा फैंसी है। और वो जो हमारे यहाँ थोड़ा एक हमारा एक मसला है, क्या कहते हैं, एहसास कमतरी का हम शिकार हैं बहुत हद तक, कि हम कहते हैं अच्छा जी हमारे बच्चे अंग्रेजी में बात करें। और मैंने लोगों को भी ये जज करते हुए देखा है कि फलाना बच्चा वो तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उसका स्टेटस एकदम से उसको ऊपर कर दिया जाता है, और बाकी बच्चे जो उर्दू में बात कर रहे होते हैं उनको आप उस नज़र से नहीं देख रहे होते। या आप ये मत कहें कि मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ, आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप ऐसा नहीं करते? ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हमने डेवलप कर दी है हमारी सोसाइटी में, एक तरह से ये नॉर्म हमने सेट कर दिया है कि ऐसा ही है। तो बच्चों के एग्जैक्टली बच्चों के नॉलेज पे, उनकी स्किल्स पे, इन चीज़ों पे काम करना शुरू करें ताकि आपका बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करे, वो अंग्रेजी में करे या वो उर्दू में करे। हाँ, बेसिक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और अब तो शुएब सिर्फ अंग्रेजी क्या, अब तो बच्चों को जर्मन, चाइनीज, इस सिखाने पे भी बहुत सारे लोग, बहुत से स्कूल से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत से इदारे इस पर काम कर रहे हैं। और अब तो इतनी ऐप्स आ चुकी हैं कि जैसे डुलिंगो एक ऐप है, तो बच्चे उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, नए नए वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ना सिर्फ सीख रहे होते हैं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि डिफरेंट लैंग्वेजेस पर काम हो रहा है, यानी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पर आपने सिर्फ फोकस नहीं करना, जरूर कीजिए, ज़रा वो भी एक
लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप उससे सीखते भी हैं, बट एट द सेम टाइम जो सबीर आपने बात की कि हाँ वो इस अंदाज में नहीं सीखनी चाहिए कि अच्छा चूंकि आपने अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाना है या महसूस कराना है तो आप सीख रहे हैं, अदरवाइज आप ज़रूर सीखें, लैंग्वेज नहीं लैंग्वेजेस। बच्चों की स्किल्स पे भी तवज्जो दें, ये बहुत जरूरी उन्हीं है। की स्किल्स पे तवज्जो दें, आपने तो वक्त गुजार दिया है। हमने तो वक्त गुजार दिया है, लेकिन उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो है ना वो सिखाना पड़ेगा। सिखाएं, बहुत वो पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सिखाना है, वो कोई और नहीं सिखाएगा, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू डू दिस। हमें बढ़ना अब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। बाबा, आपने रोना शुरू कर दिया? बच्चों को छोटी लगती है तो वो कोई और बात है, लेकिन जब बेटी को चोट लगती है ना तो बस बाप के आंखों में आंसू खुद ही निकल आते हैं। मैं अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता। ऑक्सीजन के बगैर सिमट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फन के कदरदान घटने लगे तो वो फन भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क। about friendship and reunion. आज वो दिन है कि they are here. पिछड़े हुए दोस्त जो है वो बहुत अरसे बाद मैं छोड़ के कहाँ चली गई थी ये बताओ। Happily अल्हम्दुलिल्लाह, इतना नाम है आपका। नेगेटिविटी को गले ना लगाएं। ये मुझे calming down effect होता था इसका। केमिस्ट्री देखी आपने? बहुत जल्द आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। मैं कहा यार मैं तो हीरो बनने आया ट्रेनिंग भी बकायदा था, मैंने ड्रोन भी ऑपरेट किया। मून सुनते हैं कि नहीं सुनते? हूँ। उससे में खड़ी हुई है कमरे के अंदर और ये चीजें पटक रही है। क्या हुआ? सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर एक जुमला इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, फेलियर इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। हमने इस पर सेगमेंट भी किया था। सो आज हमने एक ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करानी है, इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट बट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये कहानी कैसे है, कैसे उन्होंने अपनी इस जर्नी को मुकम्मल किया, बल्कि इसको लेकर चल रहे हैं।
तलत रज़ीक आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनकी जर्नी पर बात भी करेंगे, कैसे वो डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बहुत से ऐसे बिजनेसेस इंटरनेशनली जो कि पाकिस्तानियों को हायर करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ही इज़ रनिंग दैट सेटअप। साथ साथ डिजिटल पे भी बहुत ज़्यादा उनका काम है, एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, फिटनेस पे बड़ा अच्छा वो देख रहे होते हैं हम उनका काम। सो उनको वेलकम भी करते हैं, उनकी जर्नी आपसे शेयर करते हैं। तलत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तलत, ड्रॉप आउट टू एन एंटरप्रेन्योर, क्या स्टोरी है ये? स्टोरी ऐसे है कि आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ओके, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो आफ्टर अ शॉर्ट डिप्लोमा आई स्टार्टेड लाइक इंटर्नशिप एज अ सर्वेयर। ओके, सो 12 बजे तक मैं फील्ड में सर्वे करता रहा हूँ। मुझे गर्मी ज़्यादा लगी और मैं वहाँ से भाग गया। ओके, देन आई स्टार्टेड जॉब इन पिज़्ज़ा हट। ओके, सो पेरेंट्स से मैं छुप के जॉब कर रहा था वो। ठीक है। देन आफ्टर लाइक 2 or 3 months मैं एक रिलेटिव को पिज़्ज़ा सर्व करते पकड़ा गया। ओके, सो वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। फिर मैंने पिज़्ज़ा हट से जॉब छोड़ी, उसके बाद छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करता रहा। देन आई स्टार्टेड जॉब इन 2019, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड अ कॉल सेंटर। ओके, सो वहाँ से प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें सीखी और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए। देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस इन 2022 ओके। एंड राइट नाउ आई एम लीडिंग लाइक विद मोर देन 300 एम्प्लॉयज। 300 एम्प्लॉयज अभी आपके। अच्छा, कितने लोगों के साथ काम अभी कर रहे हैं, आई मीन जो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं? आई मीन इंटरनेशनली अभी तक मैंने तकरीबन 600 बिजनेसेस के साथ काम किया है। लाइक हम उनको ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब डेवलपिंग एंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड सर्विसेज, लाइक एज अ सपोर्ट सेंटर भी। ओके, अच्छा तलत, ये प्रेशर फील नहीं होता कि डिग्री करनी है, कंप्लीशन होनी चाहिए उसकी, बिकॉज ये फैमिली प्रेशर भी होता है एट द सेम टाइम, चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती। डिग्री आपके पास अगर होती है तो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी कि कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, अगर इन केस, बिकॉज बिजनेस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप जितना मर्जी उसको 5 ईयर गोल प्लान कर लें अपना या 10 ईयर का कर लें, यू नेवर नो कि कब उसमें अल्लाह ना करे डिक्लाइन आ सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे शुरू में बहुत प्रेशर होता था। ऑब्वियसली मैं कश्मीर से यहाँ पे आया था पढ़ने के लिए। देन नेक्स्ट गोल यही था कि कोई अच्छी जॉब चाहिए, बिकॉज हमारी फैमिलीज में मोस्टली कल्चर यही था कि जॉब करनी है, सरकारी जॉब हो, ऐसे वैसे वगैरह। सो मेरी मेंटालिटी यही थी कि मैं कोई भी जॉब हो वो 1 साल या 2 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। सो शुरू से मेरा माइंड यही था कि मैं कोई ना कोई बिजनेस करूँगा। देन काम करने के बाद जो मेरे मेंटोर थे मैं उनको देखता रहा। देन आई सेड लाइक जो भी है अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आई विल स्टार्ट। ओके, अच्छा मैं ये प्रेशर वैसे समझ सकती हूँ कि वाकई कश्मीर, बिकॉज मैं खुद कश्मीरी हूँ, सो आई नो कि डायनामिक्स वहाँ के क्या होते हैं। सरकारी नौकरी जो है ना वो सबसे ज़बरदस्त एक ग्रीन फ्लैग जिसको समझा जा रहा होता है, एक वो होता है, और दूसरा बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होता, आपको रिस्क नहीं उस तरह से लेने दिया जा रहा होता है ना। अब नहीं, एक हर फैमिली की बात नहीं करें, बट ज्यादातर फैमिलीज की बात करें, बट ऑब्वियसली बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि वहाँ बैठ के भी कुछ अच्छा बिजनेस भी रन कर रही हैं। तो मतलब ठीक है, सही है, हर जगह का कल्चर होता है। कोर्सेज करना कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए फाइन, आप डिग्री कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, आपने कुछ और जॉब्स की, बट आपने फिर उसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप बनाया, आपने कोर्सेज किए। ये नहीं है कि आपने वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू सेड कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ ऐसा ही है। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज, सो वो अक्सर लॉस में चले जाते हैं। फिर वो बाकी दोस्तों को भी मशवरे देते हैं, हाँ भाई पाकिस्तान में तो बिजनेस नहीं कर सकते, सो स्टार्टअप ही मत करो। सो इसके लिए बेसिकली ये, अगर आप ऑलरेडी एक फील्ड में काम कर रहे हो तो साथ उस पर सर्च शुरू करो। और ऑनलाइन कोर्सेज मोस्टली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप गूगल के थ्रू कर लें, कोर्सेरा। ओके, सो अक्सर लोग मैंने देखा है जो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इंक्लूडिंग मी। अभी भी मैं कुछ ना कुछ कोर्स कर रहा होता हूँ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यानी मुसलसल आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है। हाँ ऑब्वियसली। ओके, सो कोर्सेरा क्या है? ये कोर्स है? कोर्सेरा इज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम गूगल। ओके, ये प्लेटफॉर्म है। ओके, एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्टिफिकेट्स एज वेल। आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। ओके, लाइक कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, और ये इजी है, एक्सेसिबल है, आराम से कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, बहुत इजी है ये। ऑलराइट, सो अभी आपके 300 एम्प्लॉइज हैं इन 3 years, राइट? गोल क्या है, कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए? गोल मेरा ये है कि अभी 1000 प्लस पे मैंने जाना है। ओके, सो उसके लिए मैंने गोल यही रखा था कि 25 के एंड तक मैं कंप्लीट कर लूंगा। अब बीच में काफी सारे क्राइसिस आते जाते रहते हैं। ओके, सो राइट नाउ पाकिस्तान में इंटरनेट के क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को इशू आ रहा था। आई मीन मेरे ऑफिस में तो चलो 300 एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेज कर रहा हूँ मैं,
बट फॉर 1000 एम्प्लॉयज आई वाज प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम। ओके, उसके लिए अभी तकरीबन 50-60 लोग ऐसे हैं जो घर से होकर काम करते हैं, सही। मोस्टली आवर मतलब स्टूडेंट्स। अब आपने 2026 का नेक्स्ट ईयर का प्लान रखा हुआ है कि 1000 एम्प्लॉयज आपने इंशाल्लाह। दैट्स नाइस, ये आप जरूर पूरा करेंगे। मैं एक वीडियो भी देख रहा था आपकी जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे बीपीओ को, तो मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए भी, मैं बल्कि सवाल यूँ रखता हूँ कि अमेरिका को पाकिस्तानी क्यों चाहिए? जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग ऑन लोअर कॉस्ट। ओके, अगर अमेरिका में कोई बंदा बिजनेस रन करता है एंड ही हायर्स एम्प्लॉय, ही नीड टू पे अ मिनिमम सैलरी ऑफ $3500। ठीक है। सो पाकिस्तान में हम लोग उसको 1500 पे, 2000 पे या इवन 1000 पे भी ले आते हैं। ठीक है। सो उनके लिए ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है और हमारे लिए है कि अच्छे पैसे बन जाते हैं उसमें। अच्छा, लेकिन कोई ऑनलाइन इस तरह का क्राइटेरिया जिस तरह से हायरिंग वैसे होगी इन पर्सन और एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करनी है, क्या ऑनलाइन के लिहाज से ऐसी कोई चीज़ डिफाइन नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ डिफाइन होगी। अगर होता तो ऑब्वियसली इन लोगों को कैसे अच्छा, वैसे डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेशन भी है हमारे यंगस्टर्स की, हमारे टैलेंट की, कि जितना पे उनको करना चाहिए उनके काम के लिहाज से, उनकी एफर्ट, उनके टैलेंट को देखते हुए उतना पे नहीं किया जा रहा, क्योंकि बाहर की नौकरी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं कि कम में भी हायरिंग हो जाएगी एंड इट्स फाइन। हाँ, ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हमेशा इस चीज़ की कंप्लेनिंग में रहते हैं कि यार हमें उतना मिल नहीं रहा जितना हम लोग काम कर रहे हैं। सो इसके लिए ये है कि अपनी स्किल डेवलप करें, देन ऑन अ सर्टेन पॉइंट यू कैन स्टार्ट योर ओन एज वेल। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑब्वियसली यहीं से यंगस्टर्स को मोटिवेशन लेनी चाहिए कि आप क्रिएट करें जॉब्स लोगों के लिए, जिस तरह से तलत आप कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये भी एक फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है कि कम से कम कुछ तो है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ना, बजाय इसके कि आप अपना मुल्क छोड़ें और बाहर जाके काम करें। वो भी एक अच्छी बात है, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना है, एक्सपोजर है, और फिर आप डॉलर पाकिस्तान लेके आए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आप डॉलर्स लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। कभी फैमिली के पास हैं, अपने एनवायरनमेंट में हैं और डॉलर्स पाकिस्तान और आप लेकर आ रहे हैं। वो वाली चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी जो कि ओवरसीज कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, और आप कम्पीट करें वर्ल्ड से विद योर स्किल सेट एक्चुअली। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है इससे अच्छी आई डोंट थिंक सो कोई और बात हो सकती है। वैसे भी हम कहते हैं ज़रा मुबादला पाकिस्तान आना चाहिए, तो डॉलर्स अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट लाइक यू आर डूइंग दैट, आई एम श्योर कि बहुत से और लोग भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। कितना कल्चर है ये कि अमेरिका या बहुत से और मुल्कों के लिए काम करना पाकिस्तान में बैठ के? वैसे राइट नाउ तो ये चीज़ बहुत हाइप पे है। ओके, अभी जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से मोस्टली बिजनेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं। सो हम लोग जितना भी बिजनेसेस हैं उनको ऑटोमेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, बट ऑन अ लोअर कॉस्ट। पाकिस्तान से होके हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा लाइक कॉस्टली नहीं पड़ती। सो मोस्टली यूके की कंपनीज हैं, यूएस की, कनाडा की, ये तीनों जो मुल्क हैं ये लाइक मेरे एक किस्म कह सकते हैं कि फेवरेट है, जो कि अच्छा पे करते हैं और अच्छी सर्विसेज लेते हैं हमसे। तो पाकिस्तान में उस तरह से इतने ज़्यादा लोग सर्विसेज नहीं ले रहे, बट स्टिल देयर आर सम बिजनेसेस हु आर लुकिंग टू इट। सो क्या इसमें अभी भी एक कुशन है, एक मार्जिन है? अगर कोई नया शख्स आना चाहता है आपको देखकर, आपके काम को देखकर कि अच्छा मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मैं भी ये कोर्स करता हूँ और मैं भी एक कंपनी बनाता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखता हूँ और मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और डॉलर्स लेकर आता हूँ। वेल, ये बिजनेस ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट से या इस तरह लक से नहीं चलता। इसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन स्टार्ट अ जॉब और यू कैन स्टार्ट अ कोर्स along with your job. ओके, देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जॉब लाजमी करें, थोड़ा साथ कमाएं और फिर कोर्स करें। पहले मेरे पास ही जॉब कर ले, उसके बाद स्टार्ट करें। उन्होंने 1000 का टारगेट रखा है, वो कह रहे हैं 1000 मैंने पूरा करना है, मेरे पास है। देखो बहुत से नौजवान कंप्लेन कर रहे हैं ना कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, तो यू कैन अर्न इन डॉलर्स, $1500, $2000 आप तलत कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कौन सा कोर्स आपने करना है। फॉर श्योर कोर्स तो शायद करना पड़ेगा या स्किल सेट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अर्न इन डॉलर्स। काम तो सीखना है, तो काम सीख के आ जाए यहाँ पे और वो टारगेट अपना भी पूरा करें और आपका भी नहीं, वो सिखाएंगे भी, वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मैं सिखाऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, वैसे ये रुझान वैसे यंगस्टर्स का अब है कि कंप्लेन वाले मोड से वो निकल रहे हैं और अब अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, बिकॉज आप भी कंप्लेन कर सकते थे बट आपने खुद से एफर्ट की एंड आपने अपनी एक चीज़ इस्टेब्लिश कर ली। सो क्या अभी भी हमारे नौजवान आपको लगता है कि उसी मोड में है कि जो हम पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं रखा? जो अच्छे टाइमों में उन लोगों ने मिस कर दिया। सो राइट नाउ एआई का टाइम है, जितनी जल्दी लाइक लोग इसको यूटिलाइज कर सकें तो बेहतर है फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यही चीज़ ऐसे होगी कि जैसे पहले बिटकॉइन था और अब है। तो यानी अगर आपने उस वक्त
जाया कर दिया वक्त और अब सोच रहे हैं कि अब वो कर, अब वो ना करें क्योंकि उसका टाइम चला गया, अब वो करें जिसका टाइम आने वाला है, आ चुका है। एंड दैट्स यार जो कि हम डेली बेसिस पे बात भी कर रहे होते हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने सुनने वालों को? मेरा मैसेज तो यही है कि डोंट सिट कंफर्टेबल। कंफर्टेबिलिटी जो है सबसे बड़ी दुश्मन आपकी यही है। जस्ट गेट अप एंड गो फॉर योर गोल्स। ओके, वो तो हम आपको देखते हैं, आप काम तो करें साथ आप, मतलब मैं अक्सर पूछता हूँ चलो सोते कब हो, मतलब हर वक्त तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, साथ ही जिम भी चल रही होती है, यू नो साथ वीडियोस भी कर रहे होते हैं, कंटेंट एंड एवरीथिंग। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सोने का टाइम तो मिलता है? स्लीप साइकिल इज टू लेस। मुझे लगता है मैं 3-4 घंटे या 5 घंटे सोता हूँ। दैट्स इट। कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइक 1-2 घंटे मैं ऑफिस में सो गया, 2-3 घंटे घर में सो गया बस। एंड समटाइम्स मैं कार में भी सो जाता हूँ। हैं? गाड़ी में भी? हाँ, ओके। अभी ऐसे कहीं बहुत दूर जाना हो तो पार्किंग में मैं कोई 20-30 मिनट या 40 मिनट की नैप ले लेता हूँ। सो इससे हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होती? मेरी पहले शुरू में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। इवन आई वाज लाइक ओवरवेटेड, 98 केजीज पे था मैं। अच्छा। माइट भी आपने वीडियो देखी हो मेरी। हाँ, मुझे याद तो आ गई, इसलिए मैंने कहा नाज़रीन को बताइए 98 से इतना स्मार्ट कैसे हुए हैं? So I started workout on regular basis. Then मैंने डाइट फॉलो करना शुरू की, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। So 98 से 76-77 तक तकरीबन मुझे 9-10 महीने लगे। और आप दोबारा थोड़ा सा गेन किया आपने? हाँ, अभी रिसेंटली मेरे टूर्स काफ़ी ज़्यादा थे, इंटरनेशनल टूर्स। ओके। सो फूडी बहुत हूँ मैं, बहुत खाने ट्राई करता रहा हूँ, इसलिए वापस थोड़ा गेन हो गया। कोई तो नहीं, वापस वापस हाँ सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एहसास होना भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने फिट होना है। सो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त आप काम करें, स्पेशली किस तरीके से आप पाकिस्तानी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से आप मुल्क की मईशत में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब, और अगर आपको लगता है नहीं है जॉब, की डिग्री नहीं है, स्किल सेट नहीं है, सो बड़ा मिनिमम सा क्राइटेरिया जी, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, थोड़ी सी स्किल्स आपकी हों तो आप तलत के पास आएं, सीखें। तो वैसे भी उनके पास गुंजाइश 700 एम्प्लॉयज की है। मैं कह रही हूं अपने एचआर से आप कह दीजिएगा जरा तगड़ा नाश्ता करके नींद शींद पूरी करके आएं, क्योंकि मुझे लगता है कि सीवीज की बड़ी भरमार आने लगी है। अच्छी बात है, लोगों को जॉब्स मिलेगी, आपको एम्प्लॉयज मिलेंगे और काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पमालिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, लेस। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया, धड़कन हो गई तेज मेरी जे स्वैग तेरा चखया, दिल नू पै गया जिसका तेरा। New Lay's wavy yogurt and herb, bold flavor done right. अंकल, एक कुरकुरे। नहीं, कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट, और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे।
cuadrado más redes. अंकल एक कुरकुरे। नहीं नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। दिल नू पै गया जिसका तेरा New Lay's wavy yogurt and herb. Bold flavor done right. वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अभी जब ब्रेक थी तो ऐसे में मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं ये अभी तक हम यही अनाउंस करेंगे क्या शरह में इजाफा हो रहा है हर साल की तरह? तो डॉक्टर साहब ने मुझे यही जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि और यंगस्टर्स में जो है ये बीमारी ज़्यादा अब आ रही है, क्योंकि जब ओल्ड एज की बात की जाए तो किसी ना किसी एज में ऑब्वियसली बीमारियां लग जाती हैं आपको, लेकिन हाँ जो लोग फिट रहते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 50, 60 इवन 70 प्लस भी, हमारे शो में भी बहुत सारे लोग हैं वो 90 प्लस थे वो एंड ही वाज वेरी फिट। सो ये देखें ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं कि आप ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से रखें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बात की जाए तो शुगर के मर्ज में इजाफा ही हमें दिखाई दे रहा था हर साल, और इस साल भी इजाफा ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम कहीं पर गिव अप भी तो कर देते हैं ना। हम कहते हैं हमारी अम्मी को है, हमारे अब्बू को है, हमारी तो फैमिली में रन करना है तो होना ही होना है, तो मीठा खा ही लो, एहतियात ना ही करो क्योंकि होनी है एक बीमारी। सो क्या ये वाकई दुरुस्त है कि अगर है तो आपको भी लाजमी होगी, और क्या उसमें किसी किस्म की कोई आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है? सो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है इस बीमारी को। यंगस्टर्स में क्यों ये ज़्यादा हो रही है बीमारी? क्या हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है? क्योंकि लाइफस्टाइल पहले भी शायद वैसा ही था, हमारा भी ऐसे कोई लाइफस्टाइल था, मुझे याद है। नहीं थोड़ा बदल गया, थोड़ा हम बेहतर छोटे होते जरा खेलते कूदते हाँ, ज़्यादा थे, बच्चे नहीं खेलते, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। हाँ तो ये एक मसला। चलो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद नदीम, ही इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या ये दुरुस्त बात है कि अगर जीन्स में है यानी पेरेंट्स को है तो लाजमी है कि हमें होनी है? देखिए अगर आपके पेरेंट्स को है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। आपका जो खतरा है, और ऐसा मतलब आपका जो दोस्त है और उसकी फैमिली में नहीं है और आपकी फैमिली में है, तो 30 to 35% आपको जो रिस्क है, खतरा, वो बढ़ जाएगा कि आपको आइंदा आने वाले वक्तों में डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में तो होगी, चलो मीठा खाएं जो मर्जी खाएं, वो नहीं होना, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एहतियात करें, आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपने बताया, खेल कूद में, ग्राउंड में जाकर आप अपनी एज के हिसाब से एक्सरसाइज करें, तो आप हो सकता है 70 तक डायबिटीज़ हो ही ना आपको। तो ये एक गलत फहमी है कि जी अगर फैमिली में है तो होगी, ये बात ऐसा नहीं है। खतरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, नो डाउट। अब चलें, अब किसी की फैमिली में है और उसे थोड़ा सा रिस्क भी है, आपने कहा 30-35% रिस्क ज़्यादा होता है उसका, एक्सरसाइज वो करे, डाइट अच्छी रखे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको एट यंगर एज क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो कि नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए जिससे आपको लगता है कि वो जो रिस्क है वो और बढ़ जाता है? देखिए सबसे जो पहला जो एहतियात है, या जो पहली जो स्किल जो आपने करनी है इस डायबिटीज़ से प्रिवेंट होने के लिए, वो अपना वेट आप चेक में रखें। कभी भी जो है ना आप कोशिश करें कि अपनी हाइट के हिसाब से जो आपका BMI है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, वो कभी भी आप 27-28 से ऊपर ना जाने दें। पहली बात तो ये। तो वेट अच्छा फ़र्ज़ करें फैमिली में आपका डायबिटीज़ तो है ही है, मोटापा भी है, आपके पेरेंट्स मोटे हैं, बहन भाई सारे,
तो आपने तो फिर खसूसी एहतियात जो है ना वेट पे करनी है कि आपने वेट को ना बढ़ने दे, तो पहली बात ये। और वेट को बढ़ने ना देने के लिए क्या चाहिए, एक तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप जो प्रोसेस फूड है या जो जंक फूड जिसे हम कहते हैं उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। जो हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्ग वगैरह जिस तरह की खुराकी खाते थे, वो काब्स भी लेते थे, वो रोटी चावल भी लेते थे, वो फ्रूट्स भी लेते थे, वो वेजिटेबल्स भी लेते थे, गोश्त खाते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड्स, उस जमाने में नहीं होते थे। ठीक है, अगर होटल होते भी थे तो वो रोटी चावल और बिरयानी दे दी या गोश्त दे दिया या कढ़ाइयाँ दे दी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो प्रोसेस फूड है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, 1000 किस्म की ब्राउनीज हैं, डिफरेंट किस्म के, अल्लाह की नेमतें हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब कभी-कभी तो खा सकते हैं ना, कभी-कभी तो मार्जिन है ना। देखिए, अगर आपका एज ग्रुप यंगर है तो आप कभी-कभी महीने में कितनी दफा, हम मैं और शोएब की बात करें तो हम महीने में कितनी दफा खा महीने सकते में अगर आपको देखा जाए माशाल्लाह यंग हैं और ऐसा कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है तो चल महीने में 2 दफा आप 2 दफा खा सकते हैं, बस ठीक है। वो उसमें आपकी जो क्रेविंग है ना, अगला सवाल कर लो, 2 दफा कितना खा सकते हैं? देखिए, अच्छा, पोर्शन साइज का बहुत ज्यादा हाथ है। पोर्शन साइज 2 स्लाइस पिज्जा के ठीक है, 2 स्लाइस पिज्जा के ठीक है, लेकिन फिर महीने में 1 या 2 दफा ही बस ठीक हो गया। लेकिन ये है कि आप ना जो प्रोसेस फूड्स हैं उसमें देखिए फ्रोजन फूड्स भी उसमें आ जाता है, उससे आपको बचना चाहिए। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, देखा ये गया है कि जैसे कि अभी आप पहले भी बात कर रहे थे, आए हुए थे तलत साहब, कि जी आप टाइम पे जो है वो सोते नहीं हैं या जो भी, तो नींद का ख्याल रखना, अपनी जो रात की नींद है वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है मैं नौजवानों से कहूँगा कि जो नौजवानों में या जो यंगस्टर्स में डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस भर रहा है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है मोटापे के बाद वो है नींद की कमी, किस रात तरीके की नींद से थोड़ा सा ये बताएगा कि आपके बॉडी फंक्शंस किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं अगर आप रात की नींद पूरी नहीं करते? एग्जैक्टली, अगर आपका 24 आवर्स में 7 से 8 घंटे की आप नींद नहीं लेते और उस नींद में भी आप डे टाइम स्लीप करते हैं, मॉर्निंग जॉब नहीं है, नाइट टाइम जॉब है, या जो इंटरनेट पे या किसी तरह आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है रात की नींद, रात में काम होता है ज़ाहिर, तो ओवरसीज़ में टाइम चेंज की वजह से, तो जो रात की नींद है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप चले 7-8 घंटे नहीं, अगर 5-6 घंटे भी रात की नींद लेते हैं तो वो सुबह की जो 8 घंटे या 9 घंटे का सोना है उससे बेहतर है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जब नींद की कमी होती है तो आपके माइंड में जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नींद की कमी की वजह से सिक्रीट करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, बड़ा मशहूर फेमस किस्म का हार्मोन में ज्यादा होता है जी? नहीं, ये दोनों में, मर्द और खवातीन दोनों में होता है। नहीं, मैं ये बता रही हूँ, हाँ, वो रात की नींद वजह बता रहे हैं। तो उसमें जब कॉर्टिसोल बढ़ता है नींद की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से जो पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन बन रही है वहाँ उस पर स्ट्रेस पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ का खतरा भी हो जाता है। और आजकल जो यंगस्टर्स में जो डायबिटीज़ है जिसमें मोटापा, उसमें सबसे बड़ी वजह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके, अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपका टेंशन और आपकी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटापा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं अगर आप सिर्फ सुकून की नींद नहीं लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात करें, आप नोट करें कि 2 या 3 दिन सिर्फ आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप रात को नहीं सो रहे, तो हम अगले सुबह उठ के कहते हैं कि हमारा फेस थोड़ा सा स्वेल हुआ है, और आप अगर स्केल पे भी चेक करेंगे तो आपका वेट नंबर्स में भी बढ़ा हुआ आपको दिखाएगा। आप कहते हैं हमने तो कुछ खाया भी नहीं सही से, फिर क्या हुआ? सो ऑब्वियसली आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एग्जैक्टली, और उसमें जो आपका जो फैट कंटेंट है वो भी बड़ा काउंट करता है। आपका जितना भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आप नींद सही नहीं करे तो वो जाके जितना भी फैट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना था मुख्तलिफ पार्ट्स में, वो जाके आपके टमी में जाके ज़्यादा लगना शुरू करते, फिर सेंट्रल ओबेसिटी, यानी आपने देखा होगा कि लोग वैसे तो ठीक है, बॉडी फेस भी ठीक है, टांगे भी ठीक है, टांगे भी ठीक है, बाजू भी ठीक है, लेकिन पेट जो है वो निकला हुआ है। तो ये चीज़ भी नींद की कमी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन जिसका जिक्र किया, ये क्या करता है, ये अब सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ाता है। अब सेंट्रल ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप आज का नौजवान जो है इन चीज़ों का ख्याल कर ले, नींद पूरी ले ले, रात की नींद ले, अपने वज़न को
इन चेक रखे और बैलेंस डाइट ले और फिजिकली एक्टिविटी और कम से कम आधे घंटे की इतना जो है। मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट तो करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप तो मुतासिर होंगे, आपकी पूरी फैमिली मुतासिर हो जाएगी। एंड स्पेशली इफ यू आर वन ऑफ द अर्निंग फैमिली मेंबर या यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर, अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप तो पूरी फैमिली के साथ ज्यादती करें। सर मुझे ये बताएं कि हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, आपने भी इस गुफ्तगू में यूज की, इंसुलिन रेजिस्टेंस। थोड़ा एक्सप्लेन करें ये क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, और क्या वाकई दुरुस्त तासुर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम कहें जी आपको डायबिटीज है, जो कि हम यूज करते हैं ना टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन बहुत डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जी टाइप 2 डायबिटीज कुछ नहीं होती, दिस इज जस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज वो ये जो टाइप 1 है। जी, डायबिटीज़ की दो बड़ी फेमस टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2, जैसे आपने जिक्र किया। तो टाइप 1 में तो इंसुलिन होती ही नहीं ना, बनना ही बंद हो जाती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ये जो इंसिडेंस हो रहा है डायबिटीज़ का, जो बढ़ रहा है दुनिया में वर्ल्ड वाइड, वो टाइप 2 बढ़ रहा है। और वही मैंने कहा, यंगस्टर्स क्योंकि इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, और ज़्यादातर मतलब 80 to 90% जो यंगस्टर्स हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसका आपने जिक्र किया, मैंने भी बताया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है वो बन रही होती है, प्रॉपर्ली बन रही होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस केस में ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन वो काम नहीं करती। जो उसका काम है कि सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ पे जो है वो एरर आता है, वहाँ पे जो है वो फॉल्ट आता है, और वहाँ इंसुलिन जो है वो नहीं ग्लूकोज को ट्रांसफर कर पाती इन टू द ग्लूकोज सेल, फिर वो लेवल जो है ग्लूकोज का बढ़ता है बॉडी में। इसकी वजह, जो बेसिक वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इसकी सबसे बड़ी वजह वेट, ओबेसिटी, ठीक है। दूसरे बड़ी वजह ये है सेंट्रल ओबेसिटी, जो कि पेट का मोटापा, जिसका हमने जिक्र किया। और तीसरी बड़ी वजह है ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिस स्ट्रेस की वजह से, नींद की कमी की वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है यंगस्टर्स में। और जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, ये जरा बात समझाएं कि देखें बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है, ज्यादा बन रही है, अब चूंकि रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर, वो इंसुलिन जो आप खुद बना रहे हैं वो आप पहुंचा नहीं पा रहे, तो हम उसके ऊपर और इंसुलिन लगा रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच है। बल्कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी और प्रोग्राम्स में भी डिफरेंट कहते रहता हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें इंसुलिन देना ट्रीटमेंट के लिए ये हराम है। ये क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रही है, ठीक है, और ऊपर से आप वो लगा रहे हैं, तो क्या आप ऊपर से लगा रहे हैं वो सवाई वेट करवाने के, वेट को इंक्रीज करने के, कुछ और करने, वो शुगर कंट्रोल नहीं करती। कई मेरे पास पेशेंट क्लिनिक पे इस वक्त 40 to 50% जो नौजवान जो मेरे पास आ रहे हैं क्लिनिक पे, उनके साथ यही मसला है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई, इंसुलिन लगाने के लिए दे दी गई, और वो इंसुलिन भी 50 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 80 यूनिट्स भी एट अ टाइम लगाकर भी उनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं हुई। वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपकी अपनी इंसुलिन है वो भी काम नहीं करी, तो क्या बाहर वाली इंसुलिन काम करेगी? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके खिलाफ भी होगा। रूट कॉज को तो रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, किस वजह से हो रही है उसको आप ट्रीट करें। आप अगर वेट की वजह से हो रही है तो वेट कम करें, अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर है या किसी और वजह से हो रही है उसको कम करें। एक्सरसाइज का फुकदान है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिजिकल एक्टिव बनाएं उस नौजवान को जिसमें ये हो रहा है। तो आप बजाय इंसुलिन रेजिस्टेंस को की जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करने के, ट्रीटमेंट जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, स्पेशली लड़कियों की बात करूं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन वो बहुत स्लिम है, मतलब उनको मोटापा भी नहीं है, लेकिन और इसी वजह से शायद उन्हें लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि हमें ना इस तरह के कोई, हमें मोटापा नहीं है। सो वो क्या इसकी वजह से वेट गेन होता है, या वेट गेन है तो फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन भी होता है। पहली बात तो ये कर लेते हैं, क्यों होता है? इसलिए कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो माइंड जो है या ब्रेन जो है हमारा, वो ऑर्डर करता है पैनक्रियास को कि भाई शुगर हाई जा रही है, निकालो और निकालो, तो वो और निकलती है, लेकिन आगे की रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो उसको काम नहीं करने दे रही, और लेकिन ब्रेन तो ऑर्डर कर रहा है कि जी उसने तो कंट्रोल करना है। तो फिर इस तरह से एक विशियस साइकिल होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं बॉडी में, जो जहाँ पे इंसुलिन, उसमें इंसुलिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, और वो फिर अनहेल्दी फैट्स और जो फैटी एसिड्स हैं उसको क्रिएट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है, उसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है। बजाय ये कि ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो, वो कि इंसुलिन इस फंक्शन को करने की बजाय दूसरे काम कर रही होती है, वेट गेन करवा रही होती है। अच्छा, जिनका जिक्र आपने कहा कि जी वेट नहीं है जिनका, तो उसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है नींद की कमी।
स्ट्रेस, Okay. एंजाइटी, टेंशन, ये वो दूसरी वजह जो खवातीन में जिनका वेट भी नॉर्मल है लेकिन उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनको डायबिटीज इसकी वजह से हो रही है, तो ये भी एक वजह, प्लस जीन्स भी जेनेटिकली भी इंसुलिन रेजिस्टेंस अच्छा होती ये है। होती है जी genetic, एग्जैक्टली okay. डॉक्टर साहब इसको डायग्नोज ग्लूकोज टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है सिर्फ? किसको? इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं, कैसे पता इंसुलिन लगेगा रेजिस्टेंस किसी के को है? डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज okay. लेवल का टेस्ट हो जैसे फास्टिंग है, रैंडम लेवल्स हाँ। है या HbA1c, उस पे वो तो depend डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट हैं, लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को का पता करना है या मालूम करना है कितनी है तो उसके लिए डिफरेंट क्या ये टाइप 2 डायबिटीज वालों को लाजमी करवाने चाहिए कि कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, सो दैट दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली? एग्जैक्टली फिजिशियन की हेल्प से, फिजिशियन के मशवरे से उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि रूट कॉज तक पहुंचा जा सके और फिर उसको ट्रीट किया जा सके। डायबिटीज़ के ये पेशेंट्स टाइप 2 के जिनका वेट बहुत बढ़ जाता है, हमने बहुत सी जगहों पे इंटरनेशनली भी और अब तो पाकिस्तान में हमने कुछ सालों से ट्रेंड देखा है, एक स्पेसिफिक इंजेक्शन, अब तो खैर डिफरेंट ब्रांड से वो चूँकि आ चुका हुआ है तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि आपका वज़न गिर जाए, ये कितना हेल्पफुल है स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनका वज़न बढ़ा है और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापे की वजह से अगर है तो ये इंजेक्शन जो इनको हम GLP-1 एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसको अंडर सुपरविजन, अंडर डॉक्टर सुपरविजन। बात यहाँ पे ये हो रही है ट्रीटमेंट की, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड वो ये कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर, असल मसला जिसका ये है। वजन ज़्यादा है क्योंकि एक वो सोशल मीडिया ने इसको हाइप दे दी है और मतलब एक पॉपुलैरिटी इस इंजेक्शन को हो गई है, तो जो भी है वो सोशल मीडिया से देख के अच्छा मेरा वजन ज़्यादा है मैं भी टीका, तो वो बगैर डॉक्टर के मशवरे से, बगैर किसी डोजेज की स्कीम से, इसका एक प्रॉपर डोजेज क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से लगाई जाती है। वेरी भी करता होगा जी, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता होगा, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, प्लस इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको डॉक्टर्स जो हैं कुछ टेस्ट करवाते हैं क्योंकि इस इंजेक्शंस का जो ज़्यादा इस्तेमाल या बगैर डॉक्टर के मशवरे के अगर इसको इस्तेमाल किया है तो कई ऐसे कैंसर्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हो सकता है, जैसे अब किसी को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है या उसको कोई इंटेस्टाइनल परफोरेशन का वो पेशेंट है और वो बगैर डॉक्टर के मशवरे से ये यूज़ कर सकता है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करता है आपकी बॉडी के फंक्शंस को, डिस्टर्ब अगर आप डॉक्टर के हिसाब से नहीं करें। मेरी मदर उनको मोटापे की, क्योंकि लूपस उनको है और उनका उसी वजह से उनका वेट गेन, क्योंकि उनको स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा लगते रहे तो उनका वेट गेन हुआ, वेट गेन की वजह से उन्हें डायबिटीज़ हुई। अब जैसे डॉक्टर साहब वो इंजेक्शंस, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है बिकॉज उनको सर्टेन मेडिकेशंस पे रहना पड़ रहा होता है, सो उनको जैसे ही वो इंजेक्शंस लगे हैं कुछ टाइम में डॉक्टर की सुपरविजन और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोज के साथ तो उनका वेट कम हुआ और साथ में उनकी शुगर कंट्रोल होगी। अभी वो भी प्री डायबिटिक में ही मतलब टेस्ट वगैरह कराएं तो फॉल करी होती है, क्योंकि वो उनके वाकई जो आप सही बात करें कि वो वेट से ही उनकी डायबिटीज़ लिंक थी। इनफैक्ट जो लिवर का था उनका तो स्टेज 3 पे प्रॉब्ली पहुंच गया था, वो वापस जो है वो स्टेज 1 पे रिवर्स हो गया। सो देखिए, हम हमेशा कहते हैं दवाई इतनी बुरी नहीं होती है जितना हम उसका यूजेज जो है ना उसके लिहाज से हम एक तरह से अब्यूज की तरफ चले जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, मैं यही कहने का मतलब कि अगर कोई भी दवा है उसको अंडर सुपरविजन एंड डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप उसको यूज़ करें। इसी तरह तो अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी मेडिकेशन जाके ओवर द काउंटर ले, इसलिए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया और UK, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो है वो कोई भी मेडिसिन सवाई आप मल्टीविटामिन के या सिर्फ पैरासिटामोल के आप कोई भी दवा जो है वो ओवर द काउंटर नहीं ले सकते विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और ये चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में नहीं। तो हमारे मुल्क में जो भी जो है वो जो है से ये इंजेक्शन कोई यूज़ करना चाहता है वो जाए फार्मेसी से लेके वो यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं बॉडी पे अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं ले रहे। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से कई बीमारियों का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, कई बीमारियाँ हो सकती हैं आपको। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई मुझे सुन रहा है तो सब लोगों के लिए मेरे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वेट है और आप चाहते हैं कि मैं इस किस्म का इंजेक्शन यूज़ करके अपना वेट कम करूं, तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जो इस चीज़ के माहिर हैं, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनसे मशवरा करें और उनको बताए हुए प्रोटोकॉल के मुताबिक आप और डॉक्टर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हर किसी को रिकमेंड भी नहीं करते। चाहे आपका जितना मर्जी वेट गेन हो, आप इंसिस्ट भी कर रहे हो, डॉक्टर नहीं करते अगर आपको जरूरत नहीं है। वो आपको डाइट प्लान की तरफ बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे इतना ट्रेंड चल चुका है, स्पेशली
स्पेशली इस्लामाबाद में हम देखें बहुत से क्लिनिक्स में वो खवातीन जा रही हैं, ज्यादातर खवातीन, ऑफ कोर्स मर्द भी, ज्यादातर खवातीन जा रही हैं, ट्रेंड उसमें आया है कि बस लगवा के इंजेक्शन, बिल्कुल दुबला पतला होना। वो वाली बात है कि जो अक्सर अब हम देखते हैं ना सैलून्स किस मकसद के लिए होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि खवातीन जाके फिलर्स भी वहाँ पे करवा रही हैं, बाकी आपके जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स है वो भी करवा, बाद में साइड इफेक्ट्स लेके आ रही होती है। तो इसी तरह से जगह जगह ऐसे क्लिनिक्स खुल चुके हैं जहाँ पर इस तरह से वाकई उनका मंजन बिक रहा है ना जी, क्या करें। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ कि ये जो इंजेक्शन है इसमें वेट गेन एक जगह जाके रुक जाता है। ये नहीं कि आपका बहुत ज्यादा पतले दुबले, नहीं, अगर आप ओवरवेट हैं और बेस्टिक एडवांस स्टेजेस में हैं तो इस इंजेक्शन से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा 5-6 किलो आपका, देखिए इसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं है कि जो आपको वेट कम करवाएगा, इसके साथ बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप अपना जो टारगेट वेट है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंजेक्शन पे आएंगे और जंक फूड साथ चल रहा है, ना कोई डाइट ले रहे हैं सही तरीके से, ना एक्सरसाइज है, ना स्ट्रेस में कमी है जो मैंने बताया, तो फिर ये इंजेक्शन मेरे पास पेशेंट आते हैं इस इंजेक्शन को तकरीबन 5-6 महीने यूज कर सकते हैं, सिर्फ 1 किलो 2 किलो कम। तो भाई ये 2 किलो कम तो आप ग्राउंड में चले जाएं शाम को 1 घंटे के लिए, तो वैसे कम इंजेक्शन है इतना महंगा नहीं। वो और पूरा प्लान है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज तो उसके बगैर फायदा ही नहीं होता और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के मरीज, अब आपको क्या लग रहा है, फीमेल्स ज्यादा पेशेंट्स आ रही हैं आपके पास या मेल्स आ रहे हैं, और किस टारगेट में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर फीमेल्स को टारगेट कर रही है ये डिजीज, और किस एज में मर्दों को कर रही है? देखिए जो एज ग्रुप है ना उसकी जरा बात करें। जो आजकल यंगस्टर्स जो हो रहे हैं ना, जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसने पाकिस्तान को आगे जाके डेवलप करवाना है, इसको चलाना है, वो इन्वॉल्व हो रही है। जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनकी एज 30 to 45, इस एज के दरमियान बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, और इनमें ख़वातीन और मर्दों की तादाद बराबर है। ठीक है, ख़वातीन भी इस एज ग्रुप में शिकार हो रही हैं डायबिटीज़ का, और मर्द हजरात भी इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं डायबिटीज़ का। वजह वही लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मोटापा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा नींद की कमी, एक्सरसाइज का फुकदान, ये सारी चीजें मिलकर जो है ना, और प्लस फैमिली हिस्ट्री भी है, एब्सोल्युटली सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जो एनवायरमेंटल, बिहेवियरल फैक्टर्स और फिर जेनेटिकल, ये 3 जो चीजें हैं इसकी वजह से जो है। लेकिन जीन्स को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर जरूर काम कर सकते हैं। एक जुमला, चावल और गंदम के आटे की रोटी, दोनों में से कौन सा बेहतर है डायबिटीज के लिए? देखिए अगर चावल का आप खालिस गंदम की रोटी से मुकाबला करें तो गंदम की जो खालिस गंदम की रोटी है वो बेहतर है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए चावल के मुकाबले में, क्योंकि उससे वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना, आटा जो प्योर गंदम उसमें क्योंकि चोकर होता है, फाइबर ज्यादा होता है, तो फाइबर से जो कार्ब्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होती है, तो ज़ाहिर है फिर स्पाइक आहिस्ता आहिस्ता आती है, एकदम स्पाइक नहीं। चावल के खाने से स्पाइक एकदम आती है, जो कि डायबिटीज में। और रिफाइंड शुगर और शक्कर फर्क है कोई? दोनों सेम है, दोनों बहन भाई हैं। तो ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये स्कैम है, स्कैम। देखा है, शक्कर तो 4-4 चम्मच डाल रहे हैं, और वे कह रहे हैं ये तो हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो चीनी थोड़ी खा रहे हैं। स्टीविया के फॉर्म में अब तो इतना अवेलेबल है। स्टीविया बहुत नेचुरल जो है वो स्वीटनर है, इसको इस्तेमाल करें डायबिटिक पेशेंट्स। गुड़, शक्कर, चीनी ये सब एक नहीं, नॉर्मल लोग भी डायबिटीज की तरफ ही तो लेके जाते हैं आपको रिफाइंड शुगर, और ये वाकई स्कैम है। हमारे पास आज तक जितने एक्सपर्ट्स हैं मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी गुड़ को, शक्कर को रिकमेंड किया हो, और स्पेशली एक बहुत ज्यादा अमाउंट के हिसाब से देखा जाए उसमें भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। वी रियली विश कि ये जो गुफ्तगू हमारी हो रही होती है, बिकॉज ज़रा बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, हर घर में हम देख रहे हैं डायबिटीज़ है और इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, इसलिए ये गुफ्तगू हो रही होती है कि आप ज़रा सा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें विद योर लाइफ स्टाइल। उसमें डॉक्टर साहब ने बार बार स्ट्रेस किया है, नींद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ स्टाइल उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन्स को तो फिलहाल रखें साइड पे, जो यहाँ पे फंसा लिया ना आपने कि बस वो जीन्स में तो हो जाएगा, नहीं बाकी काम तो करना है ना, वो हमारे बस में है। एनीवेज जी, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया
चखया दिल नू पै गया जिसका तेरा New Lay's Wavy Yogurt and Herb. Bold flavor done right. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। रात गए। पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। दिल नू पै गया जिसका तेरा New Lay's Wavy Yogurt and Herb. Bold flavor done right. पाकिस्तान आइडल बनने का सफर शुरू होता है एक ख्वाब से, तो आप भी अपने ख्वाबों को आवाज दें और बन जाएं सुपरस्टार पाकिस्तान आइडल पर। दिल से गाने की सीधी सादी खुशी है सुपर। पाकिस्तान आइडल है सुपर। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन साइंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, शायरा भी हैं, मुसव्विरा भी हैं और उस्ताद भी हैं, और बैक वक्त के सारे काम बहुत बेहतरीन अंदाज से कर रही हैं। जब शायरी की बात करते हैं तो वो तो हम उनसे सुनेंगे ही, लेकिन जब हम बात आर्ट की करते हैं, वैसे तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट, गालिब की शायरी को तस्वीर का एक पहलू देना, ये उन्होंने किया, ये उनका खासा है, जिस पर उन्होंने नुमाइश भी माशाल्लाह की है। कुछ हम उनका काम आपको दिखाएंगे भी कुछ देर बाद। हाजरा अनवर ने आज हमें ज्वाइन किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मानसरा के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और जो उनका PhD का जो थीसिस है उसमें भी गालिब की शायरी को तस्वीरी
इजहार में ढालने की जो उनकी कोशिश, सो पेंटिंग हो, मुजस्समा साजी हो, प्रिंट मेकिंग हो, मिनिएचर आर्ट हो, खासी महारत माशाल्लाह इनको हासिल है। 2011 से इनका काम हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो कुदरती मनाजिर को जिस तरीके से आर्ट की फॉर्म में सामने लेकर आएंगे, और फिर 2022 में उन्होंने मुख्तलिफ एग्जीबिशंस की, इसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। काम बात किया तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि दिस ईयर इन 2025 उनको बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला है जी, एट अ वेरी गुड लेवल। तो हम से आपकी मुलाकात कराते हैं। हाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है आजकल ज़्यादा, क्योंकि इतना कुछ सब कर रही हैं माशाल्लाह। बाय द वे तो टीचिंग वो तो चल रही है, वो तो वही मेरा प्रोफेशन है, उसी को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। लेकिन मेरे लिए मज़े की बात यह है कि जो मेरी हॉबी है वही मेरा प्रोफेशन है। मैं आर्ट ही पढ़ा रही हूँ, आर्टिस्ट ही हूँ, बच्चों को भी वही सिखा रही हूँ। तो मैं अपने जॉब को बहुत इंजॉय करके करती हूँ माशाल्लाह। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती ना, जिस काम से आपको मोहब्बत होती है वही काम आपकी अर्निंग का जरिया। मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करके चलना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है, स्पेशली मदर्स के लिए जिनके बच्चे होते हैं। लेकिन अगर वो बैलेंस रहे और आपको पता हो कि आपकी ऑन द टॉप चीज़ क्या है, आपने पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, तो फिर ये मैनेज हो जाता है हम जैसी माओ के लिए और टीचर्स के लिए। जी। और ज़ाहिर जब एक माँ ने करना प्रायोरिटाइज, तो फिर उससे बेहतर तो कोई नहीं होता। यही बात है। अच्छा, तो काम भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आपका, मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि ये ख्याल कि गालिब की शायरी और उसको तस्वीरी इजहार उसका, हाउ डिड यू कंसीव दैट आइडिया? बेसिकली मैंने आपको बताया, बल्कि आपने खुद ही बताया कि मेरी वजह शोहरत तो शायरी है। तो शायरी से लगाव था और बहुत सारे शोरा को पढ़ा। गालिब को हमेशा हमारे घर में ऐसे डिस्कस किया जाता था जैसे गपशप, क्योंकि मेरे वालिद के बहुत ही पसंदीदा शायर थे। सही हैं बल्कि, और वो अभी भी ना हमारे घर में गालिब की ज़िंदगी के बारे में बात होती और फ़न में भी होती। अम्मी को भी वो कुछ चुटकुले सुनाते कि गालिब भाग गया था बीवी को छोड़ के, लाइक दैट, इस तरह के। तो हमें ना सारी कहानी पता थी कि गालिब किसको पसंद करते थे या गालिब के क्या घरेलू हालात थे और उनकी शायरी कैसी थी, और वो एक फ़न लगा रहता था। तो एक गालिब हमारे अंदर समा गया। बात बात पे अब्बू शेर सुनाते थे, इकबाल और गालिब के। तो फिर मैंने उसको स्टडी किया। जब मैंने पीएचडी की तरफ आई, क्योंकि एमफिल मैंने गंधारा आर्ट में किया, जिसके आपने एग्जीबिशन का जिक्र भी किया, तो वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक था। लेकिन जब मैं पीएचडी में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर आप इसको जल्दी वाइंड अप करना चाह रहे हैं तो गंधारा को ही कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने काम किया हुआ है, उसी को कुछ फर्दर उसकी स्टडीज़ को ले आए। उसमें मैंने गंधारा स्कल्पचर्स को पेंटिंग में इलस्ट्रेट किया था। तो अभी जो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा ना लिटरेचर वाला और वो अदब वाला कहीं कसक मेरी रह गई है, तो मुझे उसको पूरा करना है। तो मैंने जल्दी नहीं की और फिर मैंने यही किया कि बहुत सारे शौरा को पढ़ा, उनमें से फिर वही है कि मेरे लिए गालिब बेस्ट रहे। उन्हीं पे फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। उनके एक एलिमेंट एग्नी का हमने चूज़ किया। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं गालिब की शायरी में, लव, रिमोर्स, एग्नी। तो उसमें से मुझे जो मोस्ट डोमिनेट लगा वो एग्नी लगा। तो फिर मैंने एग्नी को चूज़ करके उसके चंद अशार लिए 30 के करीब, फिर उन्हें फर्दर स्टडी किया, फिर उन पे इलस्ट्रेशंस। अच्छा, वैसे गालिब की शायरी इतनी आसान नहीं है समझने के पर्सपेक्टिव से भी। एग्जैक्टली। सो ऐसे में ज़ाहिर है ठीक है, जो शायर होते हैं उनको ऑलरेडी एक, उनके पास मैं कहूँगी कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक टैलेंट होता है कि आप समझ भी लेते हैं, आप पढ़ भी लें, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। बट उसको आर्ट की फॉर्म में लेकर आना, आई एम श्योर ये मुश्किल तरीन काम आपको नहीं लग रहा होता? ऐसा है कि गालिब की शायरी को समझने के लिए हम जैसे शौरा भी रह जाते हैं। वो बहुत अच्छा, हम इसको मुकम्मल करते हैं इस गुफ्तगू को। हम काम की बात कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। हमें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ।
ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हाजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले हम जानने की कोशिश कर रहे थे हाजा साहिबा कितना वही बात है कि मुश्किल काम है गालिब की पोइट्री को समझना, बट ऑब्वियसली जैसे कहते हैं शायर तो सब समझ लेते हैं तो उन्हें ऐसा इतना मसला नहीं होता बाकी शायरों को समझने में, बट उसको आर्ट की फॉर्म में लेके आना ये कितना मुश्किल काम है। मैं आपको यही बताई थी कि गालिब की शायरी को समझने के लिए बड़े बड़े शौरा भी रह जाते हैं, बहुत ही कम लोग उनको समझ सकते हैं, उस रूह को समझ सकते हैं जो उन्होंने शेर में फूंकी होती है। तो इस पे बहुत मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि जो सरसरी हमें मतलब नज़र आ रहे होते हैं बेसिकली वो नहीं होते। तो जब मैं पीएचडी करी थी ऑब्वियसली उस पर तो फिर डीपली जाना पड़ता है, तो बहुत स्टडी किया तो पता चला शायद हम जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है कुछ अशार में। और फिर पेंटिंग में लाना, ये तो जब भी आप किसी चीज़ का जिक्र करते हैं जो पहली इमेजिनेशन आती है वही असल इलिस्ट्रेशन होती है बेसिकली आर्टिस्ट के दिमाग में। तो मुझे तो जब भी मेरे जहन में कोई तख़य्युल आता है किसी भी शेर को लेके, तो मैं मोस्टली या तो कुछ उस पर लिख लेती हूँ या फिर उसको अपने आर्ट के फॉर्म में ले आती हूँ। तो मुश्किल तो ज़रूर था, लेकिन एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो आर्ट स्किल है उसके साथ मेरे लिए आसानी भी रही। अच्छा, इससे पहले आप बात कर रहे थे गालिब को बहुत डिस्कस किया जाता था घर में, क्योंकि मुझे तो याद है कि हमारे यहाँ सिवाय आम के एक मामले के और तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। गालिब मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद है, हमें भी आम बहुत पसंद है और आम वाली कहानी भी हमने सुनी हुई है। तो ये अच्छा, एक तो मैं चले आम वाली कहानी भी दोबारा सुनते हैं, लेकिन वो जो आपने कहा ना, अच्छा चले आज आम वाली कहानी भी सुनते हैं। दूसरा ये कि वो जो आपने बताया ना कि अपनी बीवी को छोड़ दिया था उन्होंने, नहीं मजाक था ये? छोड़ नहीं दिया था, लाइक वो इट्स जस्ट फॉर फन। मेरे अब्बा कहते थे कि वो तंग करती थी उसको तो गालिब भाग गया था। अच्छा, हुआ नहीं था ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो जस्ट अम्मा को चढ़ाने के लिए करते थे और अम्मा कहती थी गालिब भी निकम्मा था और आप उससे ज्यादा तो ये एक फन वाला चलता था। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारी गपशप में गालिब की कहानी डिस्कस होती है। गालिब बहुत, अब आम वाली कहानी जो सभी ने भी सुनी, बहुत से लोगों ने सुनी, तो मिर्जा गालिब को जो आम बहुत पसंद थे, आम बहुत पसंद थे, उन्हें डॉक्टर ने मना किया ना, बिकॉज ऑफ अभी आप शुगर की भी बात कर रहे थे कि सम डिजीजेस के आप आम ना खाएं, या उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भी मेरे अब्बू ने सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि आप चलें एक आम खाने की इजाज़त है आपको दिन में या पता नहीं कितने टाइम में। उन्होंने कहा आप एक आम खा सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो जब देखा तो उनके सामने 1 से 2 किलो का आम, एक आम पड़ा हुआ था तो समझ रहे हैं इस बात को, तो वो एक आम की कसर वो बहुत सारे आमों में निकाल लेते थे। एक ही बड़ा साइज थोड़ी बताया था डॉक्टर ने तो वो ये एक फन था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमारे पास ऐसे चुटकुले गालिब के चलते थे, मशहूर किस्से। और वो वो याद है, वो कहते थे कि आम हो और बहुत सारे हों, बहुत सारे हों। तो वो एक आम की कहानी भी यही है कि वो एक इतना बड़ा आम होता था गालिब। अब हमें कहना चाहिए सबीन आम हो ढेर सारे और एक आम 2 किलो का हो। बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेशली जिनको प्रिस्क्राइब जो है ना वो एक आम किया जा रहा है, जिसको मैसेज पहुंचाना चाह रही थी। ओके जी। अच्छा हाय साहब, आपके स्टूडेंट्स में भी क्या ये रुझान आपको नजर आ रहा है आपका काम देखकर? क्योंकि अभी यंगस्टर्स में ठीक है आर्ट को तो वो बहुत फॉलो कर रहे होते हैं, बट हर एक का एक्सप्रेस करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। और मैं हमेशा देख रही थी बड़ी एक ना डिप्रेसिंग सी एक वो आर्ट की फॉर्म वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी एक आर्ट का ओके। अच्छा, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आपको ये लगता है कि गालिब को अभी पढ़ती है यंग जनरेशन, रिलेट कर पाती है किसी ना किसी तरीके से? देखिए गालिब तो वो हैं कि जिनको ऐसा सब्जेक्ट भी लिया जाए तो कम है ना, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी ये जनरेशन बहुत दूर हो चुकी है, स्पेशली उन शायरों से जो हमारा असासा थे।
क्योंकि अब एक आम फहम और आसान शायरी का दौरा है और वही बात हर कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन ये है कि हमें अपनी रूट से जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं अक्सर उनको ना मुश्किल अशार, जब मैं इस तरह की कोई असाइनमेंट देती हूँ अदब से रिलेटेड, तो मैं कहती हूँ ट्रक वाले शेर मत लिख लेना मेरे बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोई बड़े शौरा के मुश्किल, गालिब की शायरी को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज हैं। एक बहुत आम फहम शायरी भी की उन्होंने, एक थोड़ा सा दरमियाने दर्जे की, और एक बहुत ही मुश्किल शायरी जिसे आम लोगों का समझना मुश्किल है। कोई एक ऐसा शेर इसी थर्ड वाले पोर्शन में से सबसे मुश्किल, हम चाहते हैं जरा वो एक शेर आप अगर सुनाए और उसको एक्सप्लेन करें वो कहना क्या चाह रहे हैं। अभी मैं आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि ये देखिए मैंने छोटी सी डायरी लाई है साथ, तो मुझे अशार याद नहीं रहते। नहीं, देख के तो नहीं, इसमें तो मेरे अपने अशार है। अच्छा, अपने लेकिन अशार ये है कि गालिब के कुछ जो आम फहम शेर भी थे, मीनिंग के लिहाज से वो बहुत डीप थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बेयामा में हैं और घर में बहार आई है। अब बहुत आम फहम शेर है लेकिन ये बेसिकली बहुत डीप है। हम बेयामा में हैं लेकिन घर में बहार आई है। एक है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो वो लहू क्या है। क्या तो वो हर शेर एक दुनिया रखता है और ज़ाहिर है बहुत डीप मीनिंग हर शेर का अगर हम देखें तो ऐसा ही नजर आ रहा है। आपकी शायरी पे आते हैं फिर। बिल्कुल, प्लीज कुछ सुनाए ना। अब एक गजल आप जी प्लीज। ज्यादा गजलें ही लिखी हैं आपने? नहीं, मैं नज़म भी लिखती हूँ और अशार भी, कते भी लिखती हूँ। तो एक गजल है जी, अंबर पे चमकता जो सितारा है वो तू है, अंबर पे चमकता जो सितारा है वो तू है, हुआ ज़माने का ना जो हमारा है वो तू है। आरज़ुए यार में कई रत जगह काटे, हम सिया बख्तों का जो खसारा है वो तू है। तेरी दीद का अमृत नहीं मुयस्सर दुनिया को, तेरी दीद का अमृत नहीं मुयस्सर दुनिया को, मगर मेरी बीनाई का जो सहारा है वो तू है। भंवर से डूबती कश्ती के मुसाफिर की नज़र में, दूर उफ़क़ पे दिखता जो किनारा है वो तू है। तू किसी हाल मेरे घर की जीनत ना बना, गौर कीजिएगा सबीन, तो किसी हाल मेरे घर की जीनत ना बना, जुल्फे गैर में दमकता जो तारा है वो तू है। वाह बहुत शुक्रिया, कमाल, खूब, थैंक यू। कुल हयात तेरी आरज़ू में कट गई, कुल हयात तेरी आरज़ू में कट गई, हूरे जन्नत का जो इशारा है वो तू है, अंबर पे चमकता जो सितारा है वो तू है, हुआ ज़माने का ना जो हमारा है वो तू है। और देखिए ऐसी शायरी है ना कि आप इसको रिकॉर्ड आपके पास होगा, जाहिर है हमने तो आपके साथ सेगमेंट किया है। हाँ। आप बनाए रील्स इसकी। हाँ ना, कोई आप चलते चलते वो जो हम कहते हैं ना, चलते चलते पीछे एक शायरी चल रही होती है और म्यूजिक लगा होता है। हाँ। और साथ हमारे मेरे सिंह की वाह वाह की आवाज भी जाएगी तो और इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही है। और कुछ अगर हमें सुना दे, कोई एक शेर अगर सुना दे तो हम इस पे वाइंड अप करते हैं। अभी एक मैंने रिसेंट एक शेर कहा था एक महफिल में, बहुत पसंद किया उसे। कहते हैं कि ए हाथ सातन मिलने वाले, ए हाथ सातन मिलने वाले, तो इत्तफाकन मिल भी जाता। बहुत शुक्रिया। वाओ, कमाल। ए हादसातन मिलने वाले, तो इत्तफाकन मिल भी जाता। मिल भी जाता। हम मैं आपको 2 शेर और सुनाती हूँ। उसके लिए चंद रोज, उसके लिए चंद रोज मेरी जिंदगी ठहरी, वो कब का जा चुका मगर मैं वहीं ठहरी। दस्तरस में था वो शख्स और इस कदर, दस्तरस में था वो शख्स और इस कदर कि आसमां भी करे रश्क और ज़मीं ठहरी। वाह। न जुड़ सका नसीब तो क्यों करूं गिला उससे, न जुड़ सका नसीब तो क्यों करूं गिला उससे, जितना रहा मुयस्सर बस वही मेरी जबीं ठहरी। जितना रहा मुयस्सर बस वही मेरी जबीं ठहरी। कमाल, एक एक शेर बहुत खूब, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। आज से दिल तो जा रहा है और सुनते जाएं आपसे। एक तो शेर बहुत खूबसूरत, ऊपर से आपका अंदाज़े बयां उससे भी अलग, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्र साथ मौजूद थी और बड़ा अच्छा लगा। हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।